हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 9th के एनिमल टिश्यू के बारे में। हमने लास्ट जितने भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू मिलते हैं उनके बारे में पढ़ा, उनकी फंक्शनिंग पढ़ी, उनकी साइट्स पढ़ी, ठीक है ना, कैसे कैसे वो ओरिजिनेट होते हैं वो पढ़ा। यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू मिलते हैं। एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू मिलते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। चलिए देखिए, एनिमल टिश्यूज जैसे प्लांट्स के अंदर अलग अलग टिश्यूज अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं, वैसे ही सेम एज एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनकी सेल्स जो होती है वो शेप एंड साइज में अलग अलग होती है, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, उनका ओरिजिन जो होता है वो भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अलग हो या सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज मिलते हैं। देखिए, द एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज नंबर फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यूज, नंबर सेकंड मसल्स और अ मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड द फोर्थ इज अ नर्वस टिश्यू। चार तरह के मेजर टिश्यूज होते हैं जो एनिमल सेल्स के अंदर मिलते हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी यही सारे टिश्यूज मिलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज या जिनको मसल्स भी बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज और नर्वस टिश्यू। इन टिश्यूज से मिलकर के ही हमारी तो बॉडी बनती है। बोन्स हैं, टिश्यूज है, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको आगे पता चलेगा कि बोन्स जो है वो भी इन टिश्यूज का ही एक टाइप है, ठीक है ना। तो एक एक करके इनकी डिटेल में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू, पता है एपी वर्ड किसके ऊपर आता है, किसके लिए आता है? एपी का मतलब होता है किसी के ऊपर, किसी ऊपर लाइनिंग बनाना, कवर बनाना उसका, ठीक है ना। कवर बाहर से भी बनाई जा सकती है और लाइनिंग जो होती है, कवर जो होता है वो अंदर की तरफ से भी तो बनाया जा सकता है ना। हो सकता है किसी ऑर्गन के ऊपर की तरफ, जैसे मान लो ये स्टमक है, इसके ऊपर की लाइनिंग है, इसको कवर अप करने, अंदर से भी तो किया जा सकता है। कवर अप करने का काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू का है। मान लो स्टमक था, इसके बाहर की तरफ की लाइनिंग है, अंदर की तरफ की लाइनिंग है, एपिथेलियल टिश्यू था, मतलब ऊपर की तरफ मिलना, ठीक है। वो लाइनिंग बाहर की तरफ भी हो सकती है, वो लाइनिंग एकदम अंदर की तरफ भी हो सकती है, मतलब ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, इसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे आज। उससे पहले मैं आपको एनिमल टिश्यूज और उसके टाइप्स के बारे में जानकारी थोड़ी सी दे देता हूं। देखो, एनिमल टिश्यूज है, करेक्ट, चार तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, नंबर सेकंड इज अ मस्कुलर टिश्यू, नंबर थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू और नंबर फोर्थ नर्वस टिश्यू। चार तरह के टिश्यूज हैं। इनके भी आगे और टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू जो है वो भी चार तरह का होता है मेनली। नंबर फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, नंबर सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, नंबर थर्ड कॉल्यूमनर एंड ग्लैंडुलर टिश्यू, नंबर फोर्थ सिलिएटेड टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ही बोलेंगे इसको, ठीक है। ये चार जो है वो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। वही मस्कुलर यानी जो हमारी मसल्स होती है ना, मसल्स बोलते हैं ना, मसल्स भी तीन तरह की होती है। मस्कुलर टिश्यू तीन तरह का है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, तीन तरह की होती है। सबकी डिटेल बताऊंगा, अभी सिर्फ टाइप्स बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्ट रखने का काम करना। कनेक्टिव टिश्यू फिर से आगे चल करके चार तरह के होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट एरियोलर टिश्यू, और सेकंड एडिपोज टिश्यू, नंबर थर्ड स्केलेटल टिश्यू, नंबर फोर्थ फ्लूइड टिश्यू। चार तरह के। फिर इनके भी आगे की तरफ और सब डिविजन्स होते हैं। एरियोलर टिश्यू दो तरह का होता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। एडिपोज टिश्यू जो है उसका कोई टाइप नहीं है, ये फैट को स्टोर रखता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर रहता है ना, इसमें रहते हैं। थर्ड स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू में दो आता है, कार्टिलेज और बोन्स। मैंने अभी अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, आपको पता चलेगा कि बोन्स जो है वो भी टिश्यू का ही एक टाइप है, यहां आएगा बोन्स। और फ्लूइड टिश्यू जो कि लिक्विड तरह का होता है, ब्लड और लिम्फ, दो फ्लूइड टिश्यूज होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। और नर्वस टिश्यू जो है उसका कोई पार्ट नहीं है। नर्वस टिश्यू जो है वो हमारे ब्रेन और उसकी ब्रांचेस जो होती है वो मिला करके नर्वस टिश्यू बनता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। चलिए, एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम कई बार उसकी लाइनिंग को एपिथेलियम भी कह देते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू है। इट इज
द एनिमल बॉडीज प्रोटेक्टिव टिश्यू एज प्लांट एपिडर्मिस। जैसे प्लांट के ऊपर एपिडर्मिस होती है, मतलब उसकी जो आउटर स्किन होती है, प्लांट की आउटर स्किन को हम एपिडर्मिस ही तो बोलते हैं, है ना। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ जगहों पर जहां प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उन जगहों पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीट। यहाँ की जो सेल्स है, वो सेल्स कैसी होती है, एकदम टाइटली पैक्ड होती है एक दूसरे के साथ, एकदम टाइटली पैक्ड होती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस शीट बनाती है, बीच में ऐसे नहीं टूटा टूटा सा है बीच में, फिर कहीं सेल्स है फिर टूटा, नहीं, कॉन्टिन्यूअस शीट बनाती है। The cells of epithelium contain a very little or no intercellular matrix। मतलब इन सेल्स के बीच में किसी भी तरह का मैट्रिक्स नहीं होता, किसी भी तरह का लिक्विड नहीं होता, मतलब एकदम टाइटली पैक्ड है ये सेल्स, एकदम जुड़ी हुई है, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद द कनेक्टिव टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड द कैविटीज विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर की कवरिंग बनाती है, प्लस हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग कैविटीज है। सर कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी का मतलब होता है एक खोखली जगह जहां से कोई भी चीज पास होगी। कैविटी का ना ऐसे खोखला पाइप कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो कैविटीज जो होती है, जैसे विंड पाइप है ना, विंड पाइप होती है ना, जहां से एयर अंदर जाती आती है, वो हो गई, ठीक है ना। ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस क्या होती है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, जहां से खाना अंदर जाता है। ये सब क्या है? कैविटीज है। इन कैविटीज के अंदर भी ये मिलती है। अभी पीछे आपने देखा होगा, मैंने स्टमक बनाया था, स्टमक की लाइनिंग बताई थी ना, तो वहां मिलती है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। हाँ, ये बैरियर का काम भी करता है, मतलब दो अलग अलग सिस्टम्स को आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच तो रखता है, लेकिन साथ में उनको मिक्सअप नहीं होने देता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊं, जैसे हमारा स्टमक होता है आगे की तरफ, स्टमक के थोड़ा ऊपर की तरफ लंग्स होते हैं, ठीक है। स्टमक के आसपास क्या होगा, स्टमक के नीचे की तरफ जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स मिलेंगी। ये आपस में मिक्स ना हो जाए तो उनको अलग अलग रखता है। भैया स्टमक आप अपना अलग काम करो, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना अलग काम करें, ठीक है। हाँ, दोनों पास पास में पड़े लेकिन दोनों मिक्सअप नहीं होने चाहिए। The epithelial cells lies on the delicate non-cellular basement membrane which contains a special form of matrix protein called collagen। अब इन सेल्स के अंदर क्या होता है, ये देखो, नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ कुछ ऐसा कोलेजन प्रोटीन का जमाव होता है। कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो ऐसे डिपॉजिट हो जाती है। ये नॉन सेलुलर होती है, मतलब यहाँ सेल्स नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन है। और एक ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इसके ऊपर ये बेस बना रही है, मतलब ये एक गद्दा है, मान लो ये गद्दा है, उसके ऊपर ये सेल्स बैठी हुई है ना। तो इसीलिए पता है इसको ना बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी क्या देते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, इन सेल्स को सपोर्ट देने का काम करती है। जैसे कि नीचे की तरफ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये बैठी हुई है सेल्स, करेक्ट। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है नॉन सेलुलर, इसका बना होता है, ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी। स्किन की लाइनिंग, बकल कैविटी, बकल कैविटी का मतलब हमारे मुंह के अंदर वाला हिस्सा, दैट इज बकल कैविटी। ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी के अंदर पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज, वेन्स, ये होती। एल्वेलाई ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको एल्वेलाई बोलते हैं। एंड किडनी ट्यूब्स, किडनी जो है हमारी किडनी है, उनके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। उनके अंदर ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, इन जगहों पर प्रेजेंट होता है। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू किस जगह पर प्रेजेंट होता है वो इसके टाइप्स में देखेंगे। द एपिथेलियल टिश्यू मे बी सिंपल, ठीक है, एग्जांपल कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। अगर एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी सेल्स जो है वो ऐसे सिंगल लाइनिंग बनाती है, नीचे की तरफ यहाँ मैट्रिक्स तो है ही, करेक्ट, ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन ये है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दे इसको, तो वो सिंपल टिश्यू। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स हुआ, मैट्रिक्स है और इसके ऊपर की सेल्स यूं है, और यहां सिंगल लेयर नहीं होकर के अगर मल्टीपल लेयर्स होती ऐसे, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लाइन बाय लाइन, ऊपर के ऊपर चलते रहे, ठीक है ना, लेयर बाय लेयर। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल्स।
तो सिंपल टिश्यू कब कहा जाता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कब बोलेंगे, जब सिंगल लाइनिंग हो टिश्यू, और जब मल्टीपल लेयर्स हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड कहेंगे। स्ट्रैटिफाइड का मतलब लेयर्स होती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दैट मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल्स। तो दो तरह का होगा, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। करेक्ट। चले आगे देखिए, अब मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं। एपिथेलियल टिश्यू आते दिमाग में आपको क्या रखना है, दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि ये सपोर्ट देने का काम करेगा प्लस प्रोटेक्शन का काम करेगा, ना रखोगे, ठीक है। Depending upon the shape and the function of the cells, the epithelial tissue are classified into the follows. किस बेस पर, शेप कैसी है इनकी, फंक्शन कैसे है, ठीक है, सेल्स के, इसके बेस पर इतने तरह के देखा जाए तो 5 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। पहला होता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वैमस के अंदर क्या होता है, सेल्स जो होंगी वो ऐसे पतली पतली से होंगी, फ्लैट सेल्स, एकदम टाइल्स नहीं लगी होती फ्लोर पे वैसी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ऐसे क्यूबॉइड शेप की होगी सेल्स, यू, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर क्या होगा, कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर सेल्स जो है ऐसे लंबी लंबी सी, यू, कॉलम्स दिखे ऐसे खंबे जैसी स्ट्रक्चर, ऐसी। मेजॉरिटी में देखा जाए ना तो ये 3 ही तरह के होते हैं, जो पीछे बचे हुए जो 2 है ना वो इन्हीं के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो चौथा होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की मॉडिफिकेशन से बनता है, मतलब वो ग्लैंड की तरह काम करने लगेगा। ग्लैंड्स वो जगह होती है जो कोई ना कोई केमिकल सिक्रेट करती है, ठीक है ना। उसके बाद सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, अगर फर्स्ट वाली नहीं, सेकंड और थर्ड, इन दोनों में से किसी एक या दोनों में से, दोनों के ऊपर ही ऐसा हो सकता है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसके ऊपर भी मिल सकती है यू हो, ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, ऊपर की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिल सकती है कहीं कहीं पर ऐसे। इनको पता है क्या बोलते हैं, इनको सीलिया कहते हैं, यार कॉल्ड सीलिया। ये किसी चीज को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। जैसे क्या होता है, नाव होती है ना, नाव, उसमें ना जो चप्पू चलाता है वो यूं, जो 2 डंडे जैसी स्ट्रक्चर होती है, 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर, फिर उसको चलाते हैं तो नाव आगे बढ़ती है। वैसे ही यहां पर ये सीलिया क्या करता है, यू मूव करते हैं और किसी चीज को आगे की तरफ पुश करने का काम करते हैं। हमेशा नहीं होगी, किसी किसी जगह पर होती है। तो अगर ऐसा सीलिया इनके ऊपर मिलता है, दैट आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। तो मैंने क्या कहा, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ये 3 तो इसके मेजर टाइप होते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होती है, इन दोनों में से किसी भी एक, मेजर मैं बोलूं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो किसी चीज को सिक्रीट करने लग जाएगी तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सीलिएटेड एपिथेलियम किसको बोलता है, अगर इन दोनों में से किसी भी एक के ऊपर सीलिया की प्रेजेंस दिखाई दे हमें, क्योंकि वो क्या करेगी, आगे पुश करने का काम करेगी किसी चीज को, तो दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। इन समझ में आए, 3 मेन और 2 इन्हीं के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, क्यूबॉइडल और क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम से। चलो मैं आगे, सुनना आप ध्यान से, हम बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, उसकी नेचर की बात करेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ थिन, फ्लैट, irregular shaped cells which fit together like a floor tiles to form a compact tissue। देखो ऐसा लगता है ना फ्लोर की टाइल्स लगी हुई है, वैसे लगा हुआ है, एकदम पतली पतली सेल्स। साइड में से देखेंगे तो ऐसे फ्लोर की टाइल्स जैसे दिखेगी। अगर मैं ऊपर से देखूं तो हम टाइल्स को कैसे देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो हमें एकदम फ्लैट दिखाई देती है टाइल्स, ये कुछ वैसी दिखाई देती है। शेप उनका कुछ खास नहीं है, इररेगुलर शेप हो सकता है, पॉलीगोनल शेप हो सकता है, ठीक है। यहां नीचे देखिए इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेल्यूलर होती है। दिस एपिथेलियम प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग का मतलब अंदर की लाइनिंग, मैंने अभी भी पीछे बताया था ना, वो लाइनिंग बाहर भी हो सकती है और लाइनिंग अंदर भी हो सकती है, प्रोटेक्शन वाली। अंडरलाइनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल्स एंड ड्राइंग। यानी कि अंदर वाली लाइनिंग को बचाती है, कैसे, इंजरी से बचाती है, अलग अलग जर्म्स जो होते हैं वो वहां एंटर ना कर जाए उससे बचाती है, केमिकल सिक्रीट कर सकती है और ड्राई होने से बचाती है, ठीक है। कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल नेचर के हो सकते हैं, तो उन केमिकल्स को भी आगे ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने से ये बचाएगी, करेक्ट। ये होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस का मतलब पतली पतली फ्लैट सेल्स है यहाँ पे, करेक्ट, फ्लैट सेल्स एकदम फ्लैट। और उसका साइड व्यू देखें तो ऐसा कुछ,
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ध्यान से सुना, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर बाय लेयर चल रही है चीजें यहाँ पे ना। अच्छा बताया था ना, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स होती है। स्ट्रेटिफाइड केराटिनॉइज्ड का मतलब क्या है सर, केराटिनॉइज्ड एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैरेटीन प्रोटीन। ये कैरेटीन प्रोटीन अगर किसी सेल के ऊपर आकर के डिपॉजिट हो जाता है तो वो सेल डेड हो जाती है। ये कहाँ मिलता है, ये हमारे स्किन सेल्स के ऊपर मिलता है। हमारे स्किन सेल्स की जो आउटर लेयर मतलब स्किन की जो आउटर लेयर होती है वो कैरेटिनॉइज्ड सेल्स की बनी होती है, क्योंकि कैरेटिनॉइज्ड सेल्स जो है वो डेड सेल्स होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी बॉडी की आउटर स्किन जो होती है वो डेड सेल से मिलकर बनी होती है? हाँ बिल्कुल, डेड सेल्स होती है आउटर स्किन के ऊपर। क्यों होती है? क्योंकि दुनिया भर के बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, बहुत सारे जर्म्स हमारे एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं। कल को वो यहां पर आएंगे, स्किन के ऊपर टच होंगे तो स्किन की सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। फिर तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज पैदा हो जाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी की सबसे आउटर स्किन लेयर जो होती है डेड स्किन सेल्स में किसी जर्म का इन्फेक्शन ही नहीं होता है। करेक्ट? स्क्वैमस एपिथेलियम में मतलब फ्लैट सेल्स, मतलब लेयर बाय लेयर सेल्स है। दिस इज फाउंड इन द स्किन एंड कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। हमारी स्किन की जो एक्सटर्नल ड्राई सरफेस होती है उसको कवर करने वाली ये सेल्स होती है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। सीधी सी बात है, ये स्ट्रेटिफाइड बोलते ही पता चल गया था कि यहाँ लेयर्स जो है वो एक से ज्यादा है। The cells forming different layers of the epithelium are not similar। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो सेल्स होती है वो सारी की सारी सिमिलर नहीं होती, एक्सेप्शंस हैं कुछ यहाँ पे। बताता हूँ, देखो नीचे की तरफ मान लो ये हमारी स्किन की लेयर बना रहा हूं मैं ऐसे, तो सर नीचे की जो सेल्स है वो तो फ्लैट सेल्स है ही नहीं। नीचे की जो सेल्स होती है ना वो तो क्यूबॉइडल सेल्स दिखाई। फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाती है ना उनके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और वो फ्लैट हो जाती है। देखो डीपर लेयर्स ऑफ द टिश्यू हैव अ क्यूबॉइडल सेल्स। ये सबसे नीचे की तरफ है क्यूबॉइडल सेल्स है, which become polygonal। फिर ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, ये ऐसे पॉलीगोनल हो जाती है। तो हमारी जो सेल्स है स्किन की वो क्या सिंगल लेयर थोड़ी है, हमारी सेल्स के अंदर, हमारी जो स्किन है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है ना। एंड फाइनली वो फ्लैट बन जाती है, ऊपर जाते जाते फाइनली वो ऐसे फ्लैट बन जाती है, ऊपर जाते जाते ऐसे हो गई फ्लैट, स्क्वैमस हो जाती है टुवर्ड्स द फ्री सरफेस। और यही फ्री सरफेस जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है। These flattened cells of the superficial layer contain a fibrous protein called keratin and become dead cells। उसके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर केराटिन का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है और अब ये सेल्स डेड हो जाती है। करेक्ट? सबसे ऊपर वाली सेल्स के अंदर क्या होगा, केराटिन जम जाएगा। नीचे वाली सेल्स जो होती है वो लिविंग सेल्स होती है। इसीलिए जब कई बार क्या होता है स्किन के ऊपर क्या होता है, कई बार चोट लगती है ना तो ये सेल भी डैमेज हो जाती है तो दर्द होता है। ऐसे तो डेड सेल्स डैमेज होंगी तो दर्द नहीं होगा, लेकिन हम जब कभी भी डैमेज होता है तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर को थोड़ी होता है, नीचे वाली लेयर्स को भी डैमेज होता है, इसलिए तो दर्द होगा वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाली सेल्स जो है वो तो लिविंग है। तो ये होती है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। क्यूबॉइडल शेप देखो कैसा दिख रहा है, क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट कंटेन्स द क्यूब लाइक क्यूबॉइडल सेल्स, दे आर स्क्वायर इन सेक्शन but their free surface appears hexagonal। अगर मैं ना इसको साइड में से काट के देख रहा हूं ना तो ये ऐसे क्यूबॉइडल दिखेगी, लेकिन अगर मैं इनको ऊपर से देख रहा हूं, देखो ऐसे यूं काट करके देखा तो ऐसे स्क्वायर शेप पे दिख रही है, लेकिन अगर मैं इसको यूं देखूंगा तो ये ऐसे हेक्सागोनल दिखती है, ऐसे हेक्सागोनल दिखती है, ठीक है। The cuboidal epithelium is found in kidney tubes, thyroid vessels, thyroid ग्लैंड होती है गले के अंदर, ठीक है ना, उनमें मिलती है। थायराइड वेसिकल्स एंड इन ग्लैंड्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स मुंह में होती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स क्या होती है, स्किन के ऊपर होती है, पसीने की जो ग्लैंड्स होती है ना, पसीना निकालती है वो होती है। एंड एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो होता है वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इन सभी जगहों पर ऐसी एपिथेलियल लेयर यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है। इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द गॉनेट्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज जो है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, ओवरीज जो है उसमें ओवम बनते हैं। तो पता है टेस्टिस जो है
उसके अंदर सबसे अंदर की ये एक लेयर होती है ऐसे, यहाँ सेल्स ऐसे लगी होती है। कैसे दिख रही है? क्या क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसे दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। इन्हीं सेल्स से स्पर्म बनते हैं और ऐसे ही ऐसी सेम सेल्स मिलती है ओवरीज के अंदर जहां से ओवम बनेंगे। इनको क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। ये लेयर जो होती है यहाँ पे, इसको क्या बोल देंगे? जर्मिनल एपिथेलियम। स्पेशल नाम दे दिया क्यों? क्योंकि टेस्टिस और ओवरी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए इनके अंदर जो लेयर मिल रही है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसको नाम दे दिया स्पेशल जर्मिनल एपिथेलियम। करेक्ट। फंक्शंस क्या है? इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है किसी भी चीज में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां चीजों को एब्जॉर्ब करना हुआ, ठीक है। कई बार इसके अलावा किडनीज के अंदर कई सारी चीजें एब्जॉर्ब की जाती है। एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन यानी कुछ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, सिक्रीशन कुछ एंजाइम्स निकालना। ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि सेल्स जो होती है बड़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है ना, वाइड होती है, तो सपोर्ट देने का काम भी करती है। कई बार मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होगी तो क्या होगा? सपोर्ट देने का काम करेगी। पीछे की तरफ देखा था, यहाँ मल्टीपल लेयर्स में भी ये क्यूबॉइडल सेल्स होती है, तो क्या करेगी? सपोर्ट देगी। स्किन क्या करती है? सपोर्ट का काम ही तो है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम ही है इसका। नेक्स्ट वन इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर वर्ड ही आया कॉलम से, कॉलम का मतलब है लंबी सी सेल्स, ठीक है। देखो कैसे दिख रही है, इसको काट के दिखा सेल्स को, तो ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में ये लंबी लंबी सेल्स दिखाई दी। न्यूक्लियस कहां है इनका? एकदम नीचे की तरफ है, ऐसे खंबे के जैसी लंबी सी सेल्स है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ द सेल्स दैट आर टॉलर देन द बॉर्डर। टॉलर देन बॉर्डर एग्जांपल है पिलर लाइक, लंबी सी सेल्स होती है और पिलर के जैसी होती है, खंबे के जैसी। न्यूक्लियाई आर टुवर्ड्स द बेस, न्यूक्लियाई कहां मिलेंगे? बेस में मिलेंगे इनके। And sometimes the free ends of the cells have a brush border containing microvilli। कभी कभी क्या होता है, इनकी फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस होती है, के ऊपर क्या बोलते हैं? ये ऐसे यूं माइक्रोविलाइज भी मिलते हैं ऐसे। ऐसा लगता है ना कि ये माइक्रोविलाइज जो है जब ब्रश के जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, हमने ब्रश देखा है ना, तो इसीलिए इसका बॉर्डर ऐसा लगता है, बॉर्डर का मतलब किनारा, इसका ऐसा लगता है ऐसे ब्रश के जैसे टसल्स निकल रहे हैं इसके अंदर, सो दे आर आल्सो कॉल्ड ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है ना। तो ब्रश बॉर्डर कंटेनिंग एपिथेलियम, और ये जो ब्रश बॉर्डर के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई मिलती है एक सेल के ऊपर कई सारी यूं ऐसे स्ट्रक्चर, दैट आर कॉल्ड माइक्रोविलाई, को माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये क्या बनाती है? ऐसे ब्रश बॉर्डर बनाती है, ब्रश जो होता है छोटे छोटे बाल जैसी स्ट्रक्चर, वैसा बनता है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कोलोन। कोलोन जो होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर हमारा जो स्टूल होता है, ठीक है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमने खाना खाया उसका जो वेस्ट मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट वहां कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, उनमें मिलती है, फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये क्या करती है? वहां म्यूकस मेम्ब्रेन बनाती है, मतलब वहां म्यूकस चिपचिपी कवरिंग होती है, ठीक है ना, उसको म्यूकस कहते हैं। वो म्यूकस कवरिंग बनाती है ताकि वहां से चीजें आसानी से पास हो। चिपचिपी सब्सटेंस होगा तो चीजें आसानी से क्या हो जाएगी? आगे बढ़ जाएगी। द मेन फंक्शन इंक्लूड द एब्जॉर्प्शन। क्या मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस बाय द गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है, वो भी ऐसी ही सेल्स होती है, ऐसे कॉलमनर सेल्स होती है। क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है, या फिर इसी को हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, क्योंकि म्यूकस सिक्रीट कर रही है तो म्यूकस मेम्ब्रेन कह दिया। The columnar epithelium is often modified to form a glands and that secrete chemical। columnar epithelium cells जो होती है वो कई बार क्या होती है? ग्लैंड्स बना लेती है। मैंने कहा था ना वो मॉडिफाइड हो जाएंगी columnar epithelium cells जो होंगी, तो क्या करेंगे आगे चल करके? केमिकल्स बना लेंगी, तो वो ग्लैंडुलर सेल्स कह देते हैं उनको। अब देखो सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है? देखो ये रही, ये कौन सी सेल्स थी? कॉलमनर सेल्स थी, ठीक है ना। इसके ऊपर देखो ब्रश बॉर्डर, इनको क्या बोलते हैं? जैसे सीलिया हो गया, या माइक्रोविलाइज जो होते हैं, माइक्रोविलाइज इंटेस्टाइन में मिलते हैं, सीलिया अलग जगह पर मिलते हैं, ठीक है ना। माइक्रोविलाइज जो होती है ना वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फर्क है दोनों में, सीलिया और माइक्रोविलाई में फर्क है, ठीक है ना। माइक्रोविलाइज एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करते हैं, दैट सीलिया आर हेल्प्स इन मूवमेंट, वो आगे किसी चीज को पुश करने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। Ciliated cuboidal epithelium is found in sperm ducts। हेल्स के अंदर क्या होता है? कुछ डक्ट होती है जहां से स्पर्म जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो यहां स्पर्म डक्ट्स के अंदर क्या होता है? ये ऐसी सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सीलिएटेड सेल्स।
क्यूबॉइडल है और उसके ऊपर हमें मिलेगा सीलिया ऐसे। और यहां अंदर से क्या होगा, स्पर्म जो है वो एंट्री मारेंगे, यहाँ स्पर्म जाते हैं तो इन स्पर्म्स को क्या करता है, आगे धक्का देते हैं, चलो स्पर्म्स आगे चलो आगे चलो आगे चलो। वहीं द सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम लाइंस ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कुछ ट्यूब्स होती है जो लंग्स के अंदर होती है। किडनी ट्यूबल्स एंड ओविडक्ट, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओविडक्ट फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसी का हिस्सा है। जैसे यहाँ पे स्पर्म डक्ट है ना, वैसे वहां पर ओवम जो होता है वहां पर ओविडक्ट मिलती है, ठीक है ना। ओवम को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जो ट्यूब होती है ओविडक्ट मिलती है। तो ध्यान से सुनना, स्पर्म डक्ट में तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है और सीलिएटेड कॉल्यूमनर मिलती है ओविडक्ट के अंदर, ओविडक्ट के अंदर यहां यू। सेम यही लाइनिंग यहां भी होगी ऐसे, और फिर उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगी। करेक्ट। यहां इन जगहों पर सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम मिलती है और सिर्फ स्पर्म डक्ट के अंदर क्या मिलती है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या, अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स, मसल्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बोलते हैं ना, इतनी बॉडी बनाई हमने, ये देख मसल देख मेरी, ये क्या है, वहां मस्कुलर टिश्यू है, वहां पर भी मसल सेल्स हैं जो कि उन मसल्स को बनाने का काम कर रही है। कैसी होती है मसल सेल्स, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, क्या फंक्शन करती है, ये सब बात करते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, द मस्कुलर टिश्यू और मसल्स जिनको हम बोलते हैं ऑफ द बॉडी फॉर्म द कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स। ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है, यानी मसल्स है ना हमारी, खींच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है ना, फिर वापस रिलैक्स भी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर वापस रिलैक्स हो जाती है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होती है जो हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स का बना होता है, ठीक है। मसल सेल्स कैसी होती है, मसल सेल्स आर इलोंगेटेड, लंबी सी सेल्स होती है, एंड लार्ज साइज, लंबी सी कोशिका होती है, लंबी सेल होती है, बड़ी होती है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। कैसी होती है ना, ऐसे लगभग ऐसी लंबी सी सेल होती है, ऐसे ये सेल है एक्चुअली, ये सेल है, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई लंबी सी धागे जैसी स्ट्रक्चर है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स, ठीक है, मसल सेल को ही मसल फाइबर बोल देते हैं। The movement of the body or limbs are what about the contraction and the relaxation of the contractile proteins which are present in muscle cells. इन मसल सेल्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है ना, मेन उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का। यूं सिकुड़ना यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और फैलना यानी रिलैक्सेशन के कारण। इस कारण से ही मसल सेल्स जो होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, स्पेशल प्रोटीन्स मिलती है इनके अंदर, ठीक है। और हमारे हाथ पैर है ना, हम यूं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, चलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन उन्हीं प्रोटीन्स के कारण होता है। The movement of the internal organs such as the heart and the alimentary canal are all caused by the muscle tissue. हमारे हार्ट की मूवमेंट, हार्ट पंप करता है ना, और हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग मसल्स होती है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके अंदर भी कुछ मूवमेंट होते हैं जिससे कि क्या होता है, फूड जो है उसको आगे पुश किया जाता है। ये सारा भी मसल्स के कारण ही है। Muscle cells are typically arranged in a parallel arrangement along them to work together effectively. देखो, मसल सेल्स यूं एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंजमेंट में लगे होते हैं, यूं पैरेलल अरेंजमेंट में लगे होते हैं ताकि ये क्या कर सके, प्रॉपरली एक साथ मिल करके फंक्शन कर सके, ठीक है, ऐसे पैरेलली बंडल के फॉर्म में लगे होते हैं। अब बात करते हैं हम कि मसल्स कितने तरह के होते हैं, कितने तरह की मसल सेल्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, यानी किस जगह पर है वो, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसी है, फंक्शन, काम कैसा हो रहा है। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, 3 तरह की मसल फाइबर्स होती है, 3 तरह की मसल सेल्स होती है। और फर्स्ट स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, इन्हीं को हम स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं। नंबर सेकंड स्मूथ मसल्स, दे आर स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स। और नंबर थर्ड इज अ कार्डियक मसल्स, ये रही कार्डियक मसल सेल्स। फर्क दिख रहा है तीनों में, ये लंबे लंबे पैरेलल सीक्वेंस के फॉर्म में लगी हुई दिखाई दे रही है, स्केलेटल मसल बोलते हैं या स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। स्मूथ मसल्स जो होती है वो कैसी होती है, ऐसे स्पिंडल शेप की होती है, ऐसे सेल्स यूं, ये इसका न्यूक्लियस।
और कार्डियक मसल्स लंबी लंबी तो होती है, ये भी मसल फाइबर की जैसी लंबी होती है, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है, ब्रांचड होती है। ये ब्रांचड नहीं है, देखो इनमें और इनमें मेन फर्क यही है कि ये एकदम पैरेलली है और ये ब्रांच्ड है, ठीक है ना। हम बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। स्ट्रेटेड मसल्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स से नाम है। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? कुछ यहाँ पर है ना डार्क एंड लाइट ऐसे स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। अगर मैं एक मसल सेल की बात करूं यहाँ, तो ना आपको इसके अंदर क्या होगा, ऐसे डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट ऐसे बैंड्स दिखेंगे, यूं बैंड दिखते हैं, ठीक है। और इस कारण से इन्हीं इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, करेक्ट। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं, ये देखो ये रही स्ट्रेटेड मसल्स, यूं ऐसे लगी हुई, और इनकी लोकेशन कहां होती है? ये हमारी जो बोन्स होती है ना उसके साथ कनेक्टेड रहती है। तो हमारी बोन्स का मूवमेंट वगैरह जो होता है, ये हाथ पैर बाइसेप ट्राइसेप का मूवमेंट, ये सब इन मसल से कंट्रोल होता है। तो इसीलिए इनको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ में क्या रहती है? अटैच रहती है। स्ट्रेटेड मसल्स क्या है? स्ट्रेटेड मसल्स आर आल्सो नोन एज स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। तीन नाम है देखो इसके। स्ट्रिप्ड मतलब यहाँ पर डार्क लाइट बैंड दिखाई देते हैं। स्केलेटल क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, बोन्स के साथ अटैच रहती है। वॉलेंट्री मसल्स होती है क्योंकि ये हमारी मर्जी से काम करती है, वॉलेंट्री एक्शन। अगर मैं चाहूं तो मैं अपना ये हाथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, चाहूं तो रेस्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी से काम हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए ऐसी मसल्स जो हमारी मर्जी से काम करती है, हमारे वॉलेंट्री एक्शन के अंडर में काम करती है, उनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। Since the entire muscle fibers show the alternate dark and light strips, लिखा हुआ है ना यहाँ पे alternate dark और light strip होती है, ठीक है। या उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेशंस या बैंड भी कह देते हैं। They are called stripped muscles, उनको हम stripped muscles कहते हैं, ठीक है। वैसे since they are attached to the bones and the responsible for the body movements, they are also called skeletal muscles, correct। नेक्स्ट बात करते हैं। The straighted muscle fibers or cells are long, elongated, ठीक है। नॉन टैपरिंग, नॉन टैपरिंग का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर एक जैसे यूं, इसके किनारे जो होते हैं वो ऐसे बंद नहीं होते, कॉर्नर्स तीखे नहीं होते। कॉर्नर्स कैसे होते हैं? यूं ऐसे सीधे सीधे कॉर्नर से यहां तक देखा जाए तो एकदम सेम है। यहां तो आपको दिख रहा है ना, किनारे जो है वो एकदम तीखे तीखे से। ये कौन सी स्मूथ मसल्स है? ऐसी नहीं होती, सीधी होती है एकदम। नॉन टैपरिंग सिलेंड्रिकल होती है और अनब्रांच्ड होती है, ब्रांचेस नहीं मिलती, सीधी सीधी मसल सेल है। These cells have a number of nuclei. Each muscle cell is a multinucleated. तो एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस के नंबर इससे ज्यादा होते हैं। Each muscle cell is enclosed in a thin but a distant plasma membrane called sarcolemma. अब क्या होता है? इस सेल के ऊपर एक कवरिंग मिलती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल के ऊपर की कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहां पर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम दे दिया गया है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नाम स्पेशल दे दिया गया है, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, नाम देके घबराना नहीं है अपने को, ठीक है ना। स्ट्रेटेड मसल्स अकर इन द मसल्स ऑफ लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है हाथ पांव हमारे, है ना। हाथों को बोलते हैं फोर लिम्स, पांव को बोलते हैं हाइंड लिम्स, ठीक है ना। इनमें मिलती है बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, आर्म्स में, बॉडी वॉल के ऊपर, फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, इन सभी जगहों पर क्या मिलती है? यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल्स मिलती है, करेक्ट। चले आगे बात करते हैं सेकंड नंबर स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स जो है इसलिए स्मूथ कही जाती है क्योंकि उसके ऊपर ऐसे स्ट्रिप्स नहीं मिलते, जैसे डार्क लाइट बैंड्स दिख रहे थे ना अपने पीछे वाली मसल सेल्स के ऊपर, इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। स्मूथ मसल्स जो होते हैं या स्मूथ मसल सेल्स जो होती है, दे आर आल्सो नॉन अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। इनको विसरल मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में मिलती है। और इनवॉलेंट्री मसल्स क्योंकि इनका काम हमारे इच्छा के अनुसार या हमारे वॉलेंट्री एक्शंस के अंडर में नहीं होता है, ठीक है। ये खुद से अपना काम करती है, ठीक है ना, हमारी इच्छा से ये काम नहीं कर सकती है। ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स होती है, मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा फूड जो है, चलो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाओ तो वो जाएगा, नहीं, वो अपने आप काम करेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। स्मूथ मसल्स अकर एज बंडल्स और शीट्स ऑफ elongated fusiform or a spindle shaped
पॉइंटेड होती है बोथ हैंड के ऊपर, ये देखो यू, ये स्पिंडल शेप्ड होती है जिसके दोनों किनारे कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और फाइबर्स के फॉर्म में दिखाई देती है। ऐसे सारे के सारी सेल्स जो होती है यूं लगी हुई होती है, फाइबर के फॉर्म में लगी हुई, ठीक है। These are held together by the loose connective tissue। ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इनके बीच बीच में क्या होता है, छोटे छोटे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसकी हेल्प से आपस में जुड़ी हुई होती है। Each muscle cell is enclosed by a plasma membrane। इन मसल सेल्स के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। There is a single centrally located cigar shaped nucleus in the center of cytoplasm और sarcoplasm। यहां पर क्या होता है, ये देखो सिगार शेप का यू न्यूक्लियस मिलेगा, सिगार होता है, सिगार तो शेप का न्यूक्लियस मिलता है और सिंगल न्यूक्लियस होता है। पीछे वाली जो मसल सेल्स थी ना उनके अंदर तो मल्टीपल न्यूक्लियस थे, यहाँ सिंगल न्यूक्लियस है, करेक्ट। तो इसीलिए इनको हम यूनिन्यूक्लिएट सेल भी बोलते हैं। और अंदर की तरफ क्या होता है, इसका जो लिक्विड होता है ना, आपको पता है सेल के अंदर का लिक्विड क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। अब यहाँ हम सबका स्पेशल कर ही रहे हैं तो चलो उसके साइटोप्लाज्म को भी स्पेशल नाम दे ही देते हैं, ठीक है ना। जैसे सेल मेम्ब्रेन को नाम दिया था अभी पीछे, वैसे ही इस जगह पर यहाँ पर हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसको नाम दे देते हैं सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म नाम दे, ठीक है। डेलिकेट कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड्स आर मायोफाइब्रिल्स रन लॉन्गिट्यूडिनली थ्रू द सेल। यहाँ कुछ फाइबर्स लगे होते हैं जिनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, वो ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल लगे होते हैं। वो आगे की तरफ क्या करते हैं, किसी चीज को पुश करवाने में, ठीक है ना, या थोड़े मूवमेंट में, फूड जैसे ना स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड होता है उसको आगे पुश करने में हेल्प करते हैं। आप है ना आगे नाम सुनोगे पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट में ये सेल्स हेल्प करती हैं। ये मूवमेंट क्या होता है, जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड जाता है बॉडी के अंदर तो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन जाने के लिए ये मसल्स क्या होती है, कुछ मूव करती हैं, मूवमेंट दिखाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ताकि फूड आगे पुश करे, उसको पेरिस्टालिक मूवमेंट बोलते हैं। ये पेरिस्टालिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल्स, ठीक है। इसके अलावा फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है, फीमेल के अंदर यूट्रस होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो छोटा बेबी होता है उसका डेवलपमेंट होता है, वहां पर भी यही सेल्स मिलती है। फिर उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के अंदर। जो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, बेबी का जन्म होगा, बेबी का बर्थ होगा। तो यूट्रस के अंदर भी क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, करेक्ट। चलिए इसके फंक्शंस देखते हैं। स्मूथ मसल्स डू नॉट वर्क कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विल, यानी हमारी मर्जी से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। ट्यूब्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होना, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट होना, ये सारी चीजें जो है वो सब और सब स्मूथ मसल्स करती हैं। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती है बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत धीरे करती है, लेकिन अगर एक बार कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दे तो ये लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं। Due to this fact, smooth muscles cause a characteristic of the peristaltic movements। अभी बताया ना peristaltic movements in tubes। Tubes का मतलब यहाँ एलिमेंट्री कैनाल्स, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर पेरिस्टालिक मूवमेंट्स करवा सकती हैं। नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर मिलती है, उनका नाम है हार्ट। ठीक है ना, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्डियक मसल्स मिलेगी। कार्डियक मसल्स शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। इस कार्डियक मसल के अंदर क्या है, दोनों तरह के कुछ कैरेक्टर्स हैं। स्मूथ मसल्स के कैरेक्टर भी है और स्ट्रेटेड मसल्स के कैरेक्टर भी है। बताऊं कैसे? यहाँ ये लंबी लंबी सेल्स यू, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ब्रांच्ड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है और हमारे इच्छानुसार काम नहीं करती। देखो यहां पर भी स्ट्रिप्स दिखाई देती है, स्ट्रिप्स मिलती है। अरे स्ट्रिप्स का मिलना किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? स्ट्रेटेड मसल्स का होता है। और इनवॉलंटरी एक्शन यानी अपनी इच्छा से काम नहीं करना किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? स्मूथ मसल्स का। यहाँ दोनों ही है, देखो इसमें स्ट्रिप्स भी दिख रही है प्लस वो इनवॉलंटरी एक्शन दिखाती है। हमारी इच्छा से काम थोड़ी ना करता है हार्ट, तो दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं। Cardiac muscles are composed of branched fibers and these branches join to form a network। इनके branches देखो ऐसे नेटवर्क बना लेते हैं। Each fiber or the cell is surrounded by sarcolemma। सीधी सी बात है, वही सेल मेम्ब्रेन होगी तो सार्कोलेमा बोल दिया इसको। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म होगा जिसको हमने सार्कोप्लाज्म बोल दिया, with longitudinal myofibrils and centrally located nucleus।
यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। यहाँ देखो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ न्यूक्लियस जो है वो एक से ज्यादा है, लेकिन पता है अगर ना हम इसका एवरेज निकालें ना तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस दिखेगा हमें। हाँ, वो सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो गई है तो हमें लगता है कि बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियसेस हैं, ठीक है ना, मल्टीपल न्यूक्लियाई बोल देते हैं उसको, मल्टीपल को, ठीक है। पर यहाँ पर एक सेल के अंदर जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है, पर वो सेल्स फ्यूज हो जाती है ना, इस कारण से हमें वहां पर मल्टीपल न्यूक्लियाई दिखते हैं, करेक्ट। तो क्या है, सार्कोप्लाज्म है यानी सेल मेम्ब्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल मायोफाइब्रिल्स है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है, और सेंट्रली लोकेटेड क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ईच सेल इज यूनिन्यूक्लिएट, देखो लिखा हुआ भी है यूनिन्यूक्लिएट होती है, लगता है मल्टी न्यूक्लिएटेड लेकिन है वो यूनिन्यूक्लिएट ही। The intercellular spaces of the cardiac muscles are filled with abundant loose connective tissue supplied with the blood capillaries। जो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होता है यानी कि इन सेल्स के बीच बीच का स्पेस जो होता है ना, वहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, वहां लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और वहां कई सारी ब्लड वेसल्स होती है जो इन सेल्स को क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ब्लड की मतलब ब्लड है तो न्यूट्रिशन पहुंचाता है सब जगहों पर, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वो पहुंचाता है। ये सेल्स काम करती है, कितना काम करती है, हमारा हार्ट कितना काम करता है, सोचो, शरीर कभी भी नहीं रुकता, तो इसको तो उल्टा क्या है, ज्यादा न्यूट्रिशन और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो ये जो कार्डियक मसल्स हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कार्डियक मसल्स, कार्डियो वर्ड आता है हार्ट के लिए, कहाँ मिलेंगी, कार्डियक मसल्स मिलती है हार्ट की वॉल्स के अंदर। द कार्डियक मसल्स अकर्स इन द हार्ट, एग्जांपल द वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर नहीं, अंदर से तो होल होता है हार्ट, ठीक है ना, ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट की जो वॉल्स होती है उसके अंदर कार्डियक मसल्स मिलती है। नेक्स्ट इज फंक्शंस क्या है, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, बहुत तेजी से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, रिदमेटिकली करती हैं, यानी कि रिदमेटिकली का मतलब होता है उनकी रिदम चलती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रुकता नहीं है कभी। एंड टेरिसली थ्रू आउट लाइफ टाइम, यानी कि शुरुआत से लेकर के सबसे पहले पता है क्या, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट का फॉर्मेशन होता है जब हम एम्ब्रियोनल स्टेज में होते हैं और एंड तक चलता है हार्ट, ठीक है ना। दे कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली from the early embryonic stage to until death. The contraction and relaxation of the heart muscles helps to pump and to distribute blood to the various parts of body. Contraction और relaxation के कारण क्या होता है, हार्ट जो है वो हमारा ब्लड पंप करेगा और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ आज हमने बात करी दो तरह के टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू या कार्डियक मसल्स की बात करें, ठीक है। लास्ट दो बचते हैं, नर्वस टिश्यू बचते हैं और कनेक्टिव टिश्यू बचते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब तक के पढ़ाए गए चैप्टर में से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।